हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जैसे कि 10th क्लास का हमने सिविक्स का चैप्टर पढ़ा था सेकंड। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 1 का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। नेशनलिज्म इन इंडिया, देखिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इज लॉयल्टी एंड डिवोटेशन टू आवर नेशन। इनकी ये क्या कहता है कि राष्ट्रवाद किसी भी देश की लॉयल्टी यानी कि निष्ठा को दर्शाता है किसी भी राष्ट्र के प्रति। राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र मतलब देश या नेशन के प्रति निष्ठा को दिखाता है कि कोई भी देश कोई भी राष्ट्र अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद लाने के लिए कितना निष्ठावान है, कितनी लॉयल्टी है उसके अंदर। भारत में राष्ट्रवाद क्यों आया? क्योंकि हम सब ने जाना है कि ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो उन्होंने जो जो स्टेप उठाए उसके अगेंस्ट भारत के लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद लाने की कोशिश की। उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो भी स्टेप उठाए गए उन सब के बारे में कि भारत के लोगों ने अपने देश के अंदर यानी कि एक राष्ट्र में लोगों को जोड़ने के लिए अपनी लॉयल्टी को शो किया, अपनी निष्ठा को दर्शाया। Modern nationalism was associated with the formation of nation state। आधुनिक राष्ट्रवाद किसको कहा जाता है? Was associated with the formation of nation state, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्र राज्यों से जुड़ा हुआ है। जो अगर हम आज की बात करें, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है, मॉडर्न जो नेशनलिज्म है, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है, आधुनिक राष्ट्रवाद ये किससे जुड़ा हुआ है? नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि राष्ट्र राज्यों के निर्माण से राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। इन इंडिया लाइक मैनी अदर कॉलोनीज, भारत की तरह मैनी अदर कॉलोनीज यानी बहुत सारे उपनिवेश थे। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, जिन्होंने आधुनिक राष्ट्रवाद को अपनाया। इन कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जिन्होंने क्या अपनाया? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि उपनिवेशवाद के विरोध में क्या अपनाया? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि उन्होंने अपने आंदोलन शुरू किए अपने देश को आजाद करवाने के लिए। आंदोलन शुरू किए किसके खिलाफ? एंटी कॉलोनियल, यानी कि जो ब्रिटिश लोगों के विरोध में, जो उन्होंने अपने देश को आजाद करवाने के लिए भारत ने भी ऐसे मतलब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो उसको राष्ट्रवाद के रूप में बताया गया। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है जो हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला फर्स्ट वार, देखो इसने लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला फर्स्ट। सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक चला। 2 विश्व युद्ध हुए हैं, दोनों के बारे में यानी हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत के ऊपर। तो देखिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो उसने क्या कर दिया? नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति लाकर खड़ा कर दी पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। हम यहाँ पे बात करें भारत की, कि भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आई, जिससे कि वहां की राजनीति को लेकर, वहां के इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर जो सिचुएशन यानी कि नई दशा वहां पे खड़ी कर दी। इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वार। भारत ने जब ये युद्ध के दौरान जो ये समय चला हुआ था, युद्ध के दौरान क्या भारत को फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा युद्ध के दौरान। देखिए पहला क्या था? इंक्रीज, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन सी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो सिचुएशन उभर कर सामने आई, उनके बारे में।
पहला क्या था, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सेना के ऊपर खर्च था, जो सेना का डिफेंस का सेना के ऊपर जो खर्च था उसके अंदर बढ़ोतरी की गई, वो बढ़ाया गया। पहला तो ये था भारत के अंदर। दूसरा था प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वार ईयर्स, यानी युद्ध के जो वर्षों के दौरान हर एक वस्तु की जो कीमत थी, यानी कि जो प्राइस थे, जो कीमतें थी, उनमें बढ़ोतरी की गई, उनको बढ़ाया गया, जो दाम थे उनके अंदर बढ़ोतरी की गई प्राइस के अंदर। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती, रिक्रूटमेंट की गई धक्के से, यानी कि जो बिल्कुल जबरदस्ती क्या की गई, गांव के लोगों को सेना में भर्ती किया गया, सेना में भर्ती किया गया। कहां से, रूरल एरिया से, ग्रामीण इलाकों से, मतलब फोर्सली रिक्रूटमेंट किया गया उनको, मतलब एक जबरदस्ती, मतलब ऐसे कि लोगों के ऊपर वो सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको सेना में भर्ती किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। नेक्स्ट देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूरिंग 1918 to 19 and 1920 to 21 क्रॉप्स फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या हुआ, 1918 से लेकर 1919 के बीच, 1920 से लेकर 1921 के बीच क्रॉप्स फेलियर, यानी कि फसलें क्या हो गई, फसलें खराब होनी शुरू हो गई, फसलों के अंदर, मतलब फसलें थी जो भारत के अंदर वो खराब हो गई, क्रॉप्स फेलियर हो गया मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर। शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो गई, लोगों के लिए भोजन की कमी हो गई, यानी कि भारत के अंदर जो सिचुएशन थी बहुत खराब हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आई, इन्फ्लुएंजा एक ऐसी महामारी थी उस समय, मतलब इसका कोई एक इलाज नहीं था, जैसे कि अगर हम एक का अंतिम संस्कार करते तो क्या पता दूसरा उसी वक्त मर जाता, यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि इसमें लगभग पूरे वर्ल्ड की 0.5% जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हुई, पूरे वर्ल्ड की इतने परसेंट पॉपुलेशन घट गई थी पूरे विश्व की इस समय। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, यानी कि सेंसस मतलब जो जनगणना होती है, जनगणना, यानी कि जो 1921 से 1911 से लेकर 1921 तक की जो जनगणना थी उसके अंदर 12 to 13 मिलियन, लगभग 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल्स प्रीसीड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक, लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इस महामारी के कारण या फेमाइन्स मतलब सूखा के कारण, सूखा पड़ गया था उसके कारण 12 से 13 मिलियन लोग इस दौरान मारे गए। हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, अभी भी हार्डशिप मतलब कठिनाई, लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां आई हुई थी वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भी वो कठिनाइयां समाप्त होने का, एंड मतलब समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। ये जो कठिनाइयां थी लोगों के जीवन में लगातार बढ़ती जा रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। आगे देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में पढ़ना हमने, सत्याग्रह के बारे में विचार आया भाई, आइडिया मतलब विचार, किसका विचार आया, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, कि सच्चाई के रास्ते पर जाना। ये सत्याग्रह का विचार कौन लेके आया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी 1915 में कहां से वापिस आए थे, साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे। कहां से, साउथ अफ्रीका से। वहां पे भी जो रंग भेद की रेशियल जो पॉलिसी चली हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, जो कि हमने पढ़ा है नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उस पॉलिसी को वहां पे मतलब वो दूर करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। और गांधी जी ने अपना जो फर्स्ट सत्याग्रह था विश्व के अंदर, पहला जो सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका के अंदर शुरू किया था। अगर हम वैश्विक लेवल की बात की जाए तो फिर महात्मा गांधी भारत वापिस आए 9 जनवरी 1915 को भारत वापिस आ गए।
और इस दिन क्या मनाया जाता है, माइग्रेशन डे मनाया जाता है, माइग्रेशन डे। यानी कि भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापिस रिटर्न भारत आए थे, तो उनके वापिस आने की खुशी में माइग्रेशन डे प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 1915 से ये शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जब वापिस आए थे। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां पे, साउथ अफ्रीका में। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाती है तो सत्याग्रह इज अ नोवेल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। मतलब किस तरह से, बिल्कुल निष्ठा के साथ। सत्याग्रह का मतलब है फाइट करना, यानी लड़ाई लड़ना, किससे, किसके साथ, कॉलोनियल रूल के साथ। जो उपनिवेशिक नियम है, उपनिवेशिक जो नियम है, उन उपनिवेशिक नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बिल्कुल ही निष्ठा के साथ, वो सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि सच्चाई का रास्ता अपनाना, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना। भारत में किसके किसके खिलाफ लड़ना, औपनिवेशिक नियमों के खिलाफ लड़ना। इट इज अ नॉन अग्रेसिव, नॉन अग्रेसिव का मतलब यहाँ पर अहिंसात्मक, मतलब हमने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से मार्च अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस की, जो वो ब्रिटिश लोग जिन्होंने जो दमनकारी ऑपरेशन जो सिस्टम अपनाया हुआ है और जो अन्याय व्यवस्था भारत के लोगों पे लागू की है, उनके खिलाफ शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से जो लड़ाई लड़ना, वो क्या कहलाया, सत्याग्रह कहलाया। सत्याग्रह मीन्स इंस्टेंस ऑन ट्रूथ, मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलना। इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता अपना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, ये सत्याग्रह है भाई। इट इज अ मोरल फोर्स नॉट पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब मोरल फोर्स हमारा ये नैतिक मूल्य है, नैतिकता को बढ़ावा देना, और नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, और किसी मतलब हमने किसी का यहाँ पे वो नहीं, रेजिस्टेंस नहीं करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। हमने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ ही युद्ध लड़ना है। युद्ध मतलब लड़ाई लड़नी है, कैसे, नॉन अग्रेसिव वे से, पीसफुली, और एगिटेशन मतलब एक औपनिवेशिक नियमों के खिलाफ। इन जनवरी 1950, देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। कहां से, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए आगे, अर्ली प्री सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, यानी कि भारत में, इंडिया के अंदर, इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह किए। देखिए ध्यान से हम देखेंगे इनको, 3 सत्याग्रह के बारे में। तो कौन कौन से थे वो, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण, यानी पहला जो सत्याग्रह था कहां पे था, चंपारण। चंपारण कहां पे है, बिहार के अंदर है। कहां पे है चंपारण, बिहार में। वहां में किसका मूवमेंट था, ऑपरेसिव प्लांटेशन। ऑपरेसिव प्लांटेशन मतलब जो वहां पे बागान के अंदर, जो बागानों में काम करने वाले जो किसान थे, उनका ये मूवमेंट था, किसानों का आंदोलन था, प्लांटेशन का, जो वहां पे काम करने वाले किसान थे। और ये कब हुआ, 1916 के अंदर, 1916 में। ये और भी एक और था यहाँ पे, इंडिगो फार्मिंग था भाई। इंडिगो फार्मिंग मतलब नील की खेती के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ भी ये सत्याग्रह था। नील इंडिगो मतलब ये जो प्लांटेशन था या जो इंडिगो थी, ये किस तरह की, यानी कि ये कैश क्रॉप होती थी, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें बोला जाता था। यानी कि इसमें क्या था, ब्रिटिश लोगों का मेन मोटिव क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जाना था, कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इसके लिए जो वो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया। प्लांटेशन के जो पीजेंट्स थे या इंडिगो फार्मिंग थे, यहाँ पे क्या किया गया, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स वगैरह लगाया गया किसानों के ऊपर। तो किसानों ने इस चीज का विरोध किया
और वहां पे महात्मा गांधी को बुलाया गया। तो वह महात्मा गांधी ने बिहार के अंदर चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया 1916 में, इंडिगो फार्मिंग को लेकर, प्लांटेशन को लेकर, जो कि किसान, जो वहां के किसान थे उनको ऑप्रेस किया गया, उनको हर तरीके से दबाया गया। तो इसके खिलाफ किसानों ने मूवमेंट किया और महात्मा गांधी को वहां पे बुलाया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैप के अंदर भी आता है। मैप, लोकेशन पूछी जाती है चंपारण की, लोकेशन बताइए कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर है। तो फर्स्ट सत्याग्रह था ये हमारा। सेकंड सत्याग्रह था किसानों का, ये खेड़ा के अंदर था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, गुजरात के अंदर था ये भी किसानों का ही मूवमेंट था खेड़ा के अंदर। यहां पे क्या हो गया था उस समय, क्रॉप्स फेलियर का था, क्रॉप्स फेलियर यानी फसलें खराब हो गई थी, फसल वहां पे खराब हो गई थी। और यहाँ पर क्या हो गया था, किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में जो फोर्सफुली मतलब टैक्स वगैरह लगाया जा रहा था, तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर भी किसको बुलाया गया, महात्मा गांधी को बुलाया गया, महात्मा गांधी को। तो उन्होंने यहाँ पे गुजरात के अंदर अपना दूसरा जो सत्याग्रह था वो शुरू किया खेड़ा के किसानों के साथ मिलकर। तीसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद के अंदर, ये किसका था, कॉटन मिल वर्कर का था। देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा था, एक बहुत बड़ी एपिडेमिक आ गई थी, एपिडेमिक, कौन सी एपिडेमिक आ गई थी, इन्फ्लुएंजा, ये एक बीमारी आ गई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे बीमारी के कारण। ऐसा ही अहमदाबाद में भी हुआ, जो जितने भी वर्कर थे वहां पर काम करने वाले, इस बीमारी के डर से वो जो वर्कर थे वो मिल छोड़ के, यानी कि जो फैक्ट्री छोड़ के अपने अपने घर चले गए। तो जो मिल का मालिक था उसने कहा कि हम आपको बोनस देंगे। क्या देंगे, बोनस। बोनस भी कैसा, अगर आपकी सैलरी 10,000 है या 5,000 है तो हम आपको 100% का बोनस देंगे साथ में, मतलब आपकी सैलरी डबल कर देंगे उसके हिसाब से। शुरू में वर्कर आए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये बीमारी धीरे 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 कम होती गई तो जो मिल के ओनर थे, जो ओनर थे मिल के, उन्होंने क्या किया, जो वो बोनस था वो बोनस बंद कर दिया कि हम बोनस नहीं देंगे। तो अब वर्कर ने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्राइक कर दी कि हमें तो बोनस चाहिए। स्ट्राइक को लेकर यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड सत्याग्रह हुआ, महात्मा गांधी को बुलाया गया। अब जब स्ट्राइक हो गई तो ओनर कह रहे, मिल के मालिक कह रहे कि हम आपको 20% बोनस देंगे, लेकिन वर्कर कह रहे कि हमें छोड़ो, आप 20% नहीं दे रहे हो तो आप हमें, सॉरी 100% नहीं दे रहे हो तो आप हमें 50% बोनस दीजिए। तब महात्मा गांधी ने एक मीडियोकर की भूमिका निभाई और जो मिल के ओनर थे उनसे बात की, और ये जो बोनस था यहाँ पे वर्कर की और मिल ओनर की 35% पे जाकर सहमति हुई कि दोनों वहां पे क्या हो गए, उनके सजेशन को मान लिया। और ये थर्ड जो सत्याग्रह था इस तरीके से वहां पे हुआ सत्याग्रह, यानी कि कॉटन मिल वर्कर का। देखिए पहला बिहार के अंदर चंपारण में 1916 में प्लांटेशन और इंडिगो फार्मिंग का था। दूसरा था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर क्रॉप्स फेलियर का था, और उसके बाद जो 1917 में था ये। और थर्ड था अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर का था, बोन्स को लेकर था, और ये 1918 के अंदर हुआ था। ये 3 सत्याग्रह इंडिया के अंदर हुए। आगे देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं द रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट क्या था ये, इसको भारत में एक और नाम दिया गया, ब्लैक लॉ, काला कानून, ये नाम दिया हुआ इसको, काला कानून, ब्लैक लॉ। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, देखिए ये एक्ट क्या था, इस एक्ट में हुआ क्या एक्चुअली। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर। इस एक्ट के द्वारा सरकार को वो सब पावर दे दी गई, वो सारी शक्तियां दे दी गई टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी भारत के अंदर,
and allow detention of political prisoner without trial for 2 years। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सारी पावर दे देगी कि भारत के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां घट रही थी, कि भारत के लोग विरोध कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उन सब एक्टिविटियों के खिलाफ की सरकार उनको दबाए, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखाई दे तो उसको सीधा डिटेंशन कर लिया जाए और बिना किसी रीजन के उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये था रोलेट एक्ट, मतलब ना कोई दलील ना कोई अपील, सीधा उठाओ और जेल में डाल दो। ये रोलेट एक्ट था। कब आया ये? 1919 में। तो भारत के अंदर इसको क्या नाम दिया गया? ब्लैक लॉ का नाम दिया गया, काला कानून कहकर इसको पुकारा गया। महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला, महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? नेशन वाइड, पूरे के पूरे देश में सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। देखिए इतना ज्यादा मतलब भारतीय लोगों को दबाया गया बगैर किसी बात के। अगर 2 व्यक्ति भी खड़े हुए दिख गए किसी भी, मतलब वैसे अगर कोई लोकल भी खड़ा है तो उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। तो इस तरह की घटनाएं घट रही थी। तो महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया? पूरे नेशन वाइड क्या कर दिया? सत्याग्रह शुरू कर दिया। The British government decided to clamp down on nationalists by witnessing the outrage of the people। अब क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? बिना किसी विटनेस के, बिना किसी मतलब जो ये लोगों के अंदर विचारधारा थी उसको दबाने के लिए हर तरीके की जो रोलेट एक्ट के द्वारा हर तरीके की गतिविधि को अपनाया गया। अब क्या हुआ? ऑन 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर, पुलिस ने क्या किया? अमृतसर के अंदर फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला जा रहा था लोगों के द्वारा, विच प्रोवोक वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक। इसके बाद क्या, यानी कि अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया? एक शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो पुलिस ने उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया जो वो शांतिपूर्वक लोग वहां से जा रहे थे। तो इसको लेकर वाइड स्प्रेड यानी कि पूरे के पूरे देश में अटैक होने लगे, हमले होने लगे। कहां पे? बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर एंड रेलवे स्टेशन के ऊपर। यानी भारतीय लोगों ने भी अब उसका बदला लेना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। मटेरियल लॉ वाज इम्पोज, जनरल डायर टुक कमांड। अब जो ये कानून था, इस कानून को यानी कि जो ये ब्लैक लॉ था या रोलेट एक्ट था, इसकी कमांड अब किसके हाथ में आ गई थी? एक कमांडर था जनरल डायर, उसके हाथों में एक कमांड आ गई थी। आगे की गतिविधियों को इसने, जनरल डायर ने अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा जन नरसंहार था जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया। आज भी ये घटना भारत के इतिहास में बहुत, जलियांवाला बाग एक बहुत ही उस समय की निंदनीय घटना मानी जाती है, जो कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार किया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोगों ने जो वहां पे कुआं है उसके अंदर कूदकर अपनी जान दे दी। तो उसके बारे में पढ़ना हमने कि ये जनसंहार कैसे था जलियांवाला बाग। देखिए 10 अप्रैल को पहले एक शांतिपूर्वक जुलूस के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद भारत में जगह जगह हमले हुए। उसके बाद अब आगे आता है 13 अप्रैल 1919, यानी कि अपने देश के अंदर पंजाब का एक फेस्टिवल है, क्रॉप्स फेस्टिवल बैसाखी, जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उससे एक दिन पहले की बात है, 13 अप्रैल 1919 को a huge crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। बहुत बड़ी संख्या में लोग कहां पे इकट्ठे हो गए? जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हो गए भारत के लोग। कब इकट्ठा हो गए? 13 अप्रैल 1919 को। कुछ लोग तो वहां पे बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग वहां की जो जनसभा थी उसको संबोधित करने वाले थे जो लोग, उन्होंने इकट्ठा किया था, इसलिए इकट्ठा हुए थे। डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर वहां, उसने भी वहां पे एंटर किया। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जो रास्ते वहां से बाहर जाने के थे उन सबको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन क्राउड किलिंग 100, और क्या किया उन्होंने? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए।
ये कह रहे हैं कि 100 ऑफ पीपल डाइज, मतलब यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। जो डाटा दिया गया बाद में वो बहुत गलत डाटा था। एज द न्यूज स्ट्राइक, जैसे ही ये न्यूज पूरे भारत में फैली, स्ट्राइक हड़ताल होने लगी, क्लैशेस यानी कि हर जगह हमला होने लग गया, विद द पुलिस एंड अटैक यानी कि पुलिस के ऊपर भी हमला होने लग गया, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग थी उन सब के ऊपर भी भारतीय लोगों ने हमला करना फिर शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने इस जो ये ब्रूटल ये जो जनसंहार था इसकी जिम्मेवारी ली और मतलब इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो घटना थी बड़ी निंदनीय थी।